नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और इजराइल के साझा हमले में ईरान को नुकसान तो बहुत हुआ। सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत 40 से 50 कमांडर्स और लीडर्स मारे तो गए, लेकिन बीते 24-36 घंटे में जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर लगातार हमले किए हैं, मिसाइलें दागी हैं, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के देशों पर मिसाइलें बरसाई है, और खास करके बीते 12 घंटों में जो तस्वीरें आई हैं वो बेचैनी और चिंता के लिए है, पूरी दुनिया के लिए। वो तस्वीरें ये हैं कि सऊदी अरब की रिफाइनरी, आरामको की रिफाइनरी पर मिसाइल गिरी है, रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सरकारी रिफाइनरी की तस्वीर है। मैं चाहता हूं इसकी आवाज सुनिए आप। सायरन की आवाजें किसी रिफाइनरी से आ रही है, और इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से, इजराइल के अलग अलग शहरों से आ रही है। खबरें ये आ रही है कि ईरान ने अब हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लॉन्च कर दी हैं, जिसकी रफ्तार आवाज से 7-8 गुना ज्यादा होती है और जिसे इंटरसेप्ट करना, रोकना मुश्किल होता है। और ईरान का आयरन डोम, डेविड स्लिंग और तमाम एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं ईरानी मिसाइलों के सामने। और इस बीच, जैसा कि मैंने कहा, मिडिल ईस्ट के देशों में खलबली है, क्योंकि कुवैत में कहा जा रहा है कि 3 ऐसे अमेरिकी जेट गिरे जो ईरानी मिसाइलों की जद में थे, या ईरानी हमले की वजह से अमेरिकी जेट क्रैश हुए। ये तस्वीरें कुवैत से आई है। और इस तरह की तस्वीरों के बीच अमेरिका का यह कहना कि हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ईरान का यह कहना कि हम कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मैंने टॉप बैंड लिखा है, मरने मारने को तैयार ईरान से कैसे जीतेगा अमेरिका, या कैसे जीतेगा इजराइल। दुनिया के बाकी देशों की भूमिका क्या होगी? खबरें आ रही है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी ईरान के खिलाफ ताकत का इजहार कर सकते हैं या अमेरिका का साथ दे सकते हैं। तो तमाम तस्वीरों के बीच, चिंताओं और बेचैनियों के बीच ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम तीसरे महायुद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। और ईरान अगर इतना कुछ होने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है, और ईरान की अगर मिसाइल पावर 8-9 देशों में तबाही मचा रही है, तो इसके मायने क्या है? हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। शीतल पी सिंह, सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर, सीनियर जर्नलिस्ट, दुनिया भर में घूमते हैं, इसलिए तमाम तरह की जानकारियों से लैस रहते हैं, और मैं कई बार कहता हूं कि हम लोगों से ज्यादा अपडेट रहते हैं। कुर्बान अली साहब, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी में लंबे अरसे तक रहे, देश के कई प्रतिष्ठित अखबारों की नुमाइंदगी उन्होंने की। हमारे साथ कुर्बान अली साहब। पहले मैं शुरू करता हूँ शीतल जी से। कुछ देर से बात हो रही थी लगातार कि जो खबरें शीतल जी आई, जो मैंने वीडियो जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक, वहां इस तरह से अटैक होना, और अब लग रहा है कि ईरान ने यह तय कर लिया है कि चाहे सिविलियन इलाका हो, चाहे किसी तरह का एस्टेब्लिशमेंट हो, होटल्स हो, कोई भी इलाका हो मिडिल ईस्ट के देश, वहां मिसाइलें दागी जाए ताकि वहां बेचैनी और छटपटाहट हो कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए। पहले यह कहा जा रहा था कि जो मिडिल ईस्ट के 7-8 देश हैं वहां सिर्फ यूएस जो मिलिट्री बेस है वहां अटैक होगा, लेकिन अब ईरान ने पिछले 24 घंटे में कहें तो यहां वहां जहां तहां मिसाइलें दागी है, और अब खबर आ रही है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, ये जो हुआ है अरामको में, जो हमला हुआ है, ये हौतीज जो है, हूथी कुछ कहते हैं, HOUTH, तो इन विद्रोहियों के ड्रोन अटैक से हुआ है, और इसमें आग लग गई थी। उसको उन्होंने फिर काबू पाया है, लेकिन कठिनाई हो गई, और उससे बाजार में तेल के दाम 10% 12% बढ़ गए। क्योंकि अरामको बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से तेल की, और जिस सेंटर पे हमला हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है उनका। तो ये बात, इससे ये लगता है जो ईरान के सहयोगी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे शिया ग्रुप्स हैं विभिन्न देशों में, वो भी सब सक्रिय हो गए हैं। लेबनान से इन्होंने हिजबुल्लाह जो है, इन्होंने भी हमला कल किया था और इन पर हमला हुआ है जवाबी, तो ये इन्होंने शुरू कर दिया था। ईरान ने ज्यादातर कुवैत में हमले किए हैं, और जो आपने बताया ही कि कई जहाज गिरने की खबर की पुष्टि बीबीसी तक पे हुई है। अब उसमें खबरें फिर दूसरी तरफ से बनाई जा रही हैं कि वो जो है, जैसे आप दिखा भी रहे हैं कि ये जो है मिसाइल से नहीं हुआ, कुछ आपस में दोस्ताना फायरिंग जो हो जाती है इधर से उधर में, उसमें मारा गया, पता नहीं, लेकिन ये हुआ है कि उनके जहाज गिरे हैं, ये कबूल लिया गया है। नंबर 1 तो नुकसान होना बड़े पैमाने पे शुरू हुआ है। अमेरिका ने, पेंटागन ने ये कंफर्म कर ही दिया था कि उनके 3 सैनिक मारे गए हैं।
और अमेरिकी सैनिक, और कई 1 दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं। कुछ को कम चोटें हैं, लेकिन कुछ को अस्पताल ले जाना पड़ा है। तो नुकसान होना शुरू हो गया है। दूसरी ओर इजराइल में जो हमला हुआ था उसमें करीब 12 नागरिकों के मारे जाने और 100 के आसपास के घायल होने की खबर थी, जो बंकर में थे। और यानी मिसाइल इतनी ताकतवर थी कि उसने बंकर को भी तोड़ दिया था और उसमें लोग मारे गए थे। तो ये सही है कि इन लोगों के पास तकनीकी सुपीरियरिटी है इजराइल और अमेरिका के पास, लेकिन ये भी सही है कि उनमें से कई बार ईरान की जो क्षमता है वो उनको भेद पाने की भी है। कई बातें थोड़ा दोनों तरफ से एग्जैजरेशन होता है। जैसे यहाँ से कहा गया कि जो अब्राहम लिंकन नाम का जहाज उनका है, लड़ाकू जहाज, जो खाड़ी में इस समय पहुंचा हुआ है लड़ाई करने, उस पर हमला करने की ईरान की ओर से खबर आई थी, लेकिन वो खबर पुष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि आजकल तो जो लड़ाई हो रही है सब नीचे ऊपर सब जगह से उसकी देखते रहते हैं सैटेलाइट्स और सब, और इन सब का आज नहीं तो नहीं, और कई बार मैं दर्शकों को भी थोड़ा इसमें आगाह कर दूं, शीतल जी आप सही कर, कई बार ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे वीडियो वार के 2 साल 4 साल 5 साल पहले के वार के वीडियो अचानक आ रहे हैं। इजराइल पर हमला हुआ, चाहे ईरान पर हमला हुआ, और कई बार ऐसा है कि अनवेरिफाइड किसी और कंट्री की मिसाइल या स्काई में किसी तरह की जो ड्रोन अटैक की उसके वीडियो भी लोग चला दे रहे हैं। तो ये एक खतरे हैं कि आप तथ्य को समझने की बीच में कोशिश करते रहे। AI जनरेटेड बहुत आते रहते हैं। इजराइल की ओर से अभी लगातार एक खबर आ रही है जो पुष्ट कहीं जिम्मेदार सोर्सेस से नहीं हो रही है, कि जो खमनेई साहब की जगह इंटरिम अरेंजमेंट हुआ था, रेजा अतारी या अजारी क्या नाम है, वो भी मारे गए। रेजा अराफी, वो मार दिए गए हैं। लेकिन अभी इसकी कहीं किसी जिम्मेदार मतलब संस्थान ने पुष्टि नहीं की है। इजराइल की ओर से खबरें आ रही हैं, तो दोनों तरफ से कुछ प्रोपेगेंडा भी होता है। कभी कभी उनमें से सच, अब खमनेई के मारे जाने की बात भी इन्हीं सोर्सेज से पहले आई थी, लेकिन बाद में वो पुष्ट हुई। तो ये सब भी चीज़ है, प्रोपेगेंडा भी है, लेकिन वॉर जो है वो गर्म होता जा रहा है। और ये नहीं हुआ है कि खमनेई के मारे जाने के बाद ईरान में कोई ऐसी पोजीशन आ गई हो कि एकदम सेना वेना हथियार डालने लगे, या कोई विद्रोह हो जाए, या जन विद्रोह हो रहा हो और वो मुकाबला करने से भाग खड़े हों। बल्कि उल्टा हुआ है, उस सब में तेजी आई है। जो भी उनकी सामर्थ्य है उसके साथ वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उसकी वजह से दुनिया में बहुत सारे देशों में जहाँ शिया हैं और जहाँ नहीं भी हैं, वहाँ इन देशों के खिलाफ लोग जो है प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। और जो मेरी सूचना है कि औसतन ईरान के पक्ष में एक मतलब मुस्लिम समाज में पूरे दुनिया में एक वातावरण इससे क्रिएट हुआ है। कुर्बान अली साहब, ईरान में जो हुआ और जिस तरह से ईरान में तमाम लोग कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे किलिंग है, टारगेटेड किलिंग, कि आपने खामेनेई समेत 40-50 लोगों को टारगेट करके मार दिया, हत्या कर दी, और उसके बाद मनमानी पर उतरा हुआ अमेरिका, और उसके बाद ईरान का रिटेलिएशन। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि खामेनेई और उनके 40-50 लोग अगर मारे गए तो ईरान कमजोर होगा, सरेंडर करेगा, हथियार डाल देगा, घुटने टेक देगा, टॉक्स की टेबल पर आ जाएगा। लेकिन ईरान का जो रिटेलिएशन है, जवाबी कार्रवाई है, वो कहीं से इसका संकेत नहीं दे रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं संभावित खतरे को, और मिडिल ईस्ट और दुनिया के संदर्भ? अजीत अंजुम साहब, फारसी की एक मसल है, तंग आमद बजंग आमद। जब आदमी तंग हो जाता है तो वो जंग पे आमादा हो जाता है, और ईरान के साथ यही हुआ है। और ये ईरान के साथ कोई हफ्ते 10 दिन में हुआ हो, महीने 2 महीने में, साल 2 साल में, ऐसा नहीं है। लगभग 50 साल होने जा रहे हैं जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ था, अयतुल्लाह ख़ुमैनी आए थे, और जो शाह रज़ा पहलवी की हुकूमत थी, जो कि वर्चुअली अमेरिका की हुकूमत थी, उसको हटाने के बाद जब अयतुल्लाह ख़ुमैनी ने अपनी सरकार कायम की, यानी ईरानियों की सरकार कायम की, तब से वो इनके निशाने पर हैं। 10 साल ईरान और इराक़ का युद्ध हुआ, उसमें भी आप जानते हैं कि इराक़ के साथ उस वक्त अमेरिका और तमाम दूसरे देश खड़े हुए थे, और अरब देश भी खड़े हुए थे। लेकिन ईरान ना तो डरा ना सहमा, और उसने बहुत बहादुरी के साथ उस जंग को भी लड़ा। उसके बाद से इनके ऊपर सैंक्शन लगाए गए, और जो ये कि एटॉमिक पावर बन रहा है, उन सैंक्शंस के बारे में भी पूरी दुनिया जानती है कि जिस बेहतरीन ढंग से नेगोशिएशन किए हैं ईरानियों ने, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। और ये कहा गया
कि ईरानियों से बेहतर नेगोशिएटर शायद दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, और बराक ओबामा को मानना पड़ा फाइनली, और उनके साथ में उन्होंने डील की। लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका की राजनीति में परिवर्तन हुआ, और अमेरिका की राजनीति एक नहीं, आप अगर देखें तो जब सद्दाम हुसैन को हटाया गया था उस वक्त एक केस बनाया गया WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और इन्हीं के साइंटिस्ट ने ये जब कह दिया कि इराक के पास ऐसे कोई WMD नहीं है, तो बुश जूनियर जो उस वक्त राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि हमें सद्दाम का चेहरा पसंद नहीं है, दुनिया सद्दाम के बिना ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित होगी। और उसके बाद वहाँ आपने देखा ही कि इराक में युद्ध हुआ, इराक पर कब्जा हुआ, अमेरिकी और ब्रितानी फौजों ने किया। ये लोग और अब पूरे तरीके से नंगई पर उतर आए हैं, ये किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मान रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र का कोई मतलब नहीं रह गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई मतलब नहीं रह गया है। और ट्रंप ने अभी 1 महीने पहले जब ये मिडिल ईस्ट के लिए गजा प्लान किया था, आपने देखा ही होगा कि शर्म अल शेख में उसने 20-25 राष्ट्राध्यक्षों को बिल्कुल इस तरह से कि जैसे वो उसके नौकर हों, ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर के साथ बोर्ड ऑफ पीस बना दिया अपनी तरफ से कि ठेकेदार हम हैं, अब जो मर्जी करेंगे। और कहा कि नहीं, जो मैं कहूंगा वो फाइनल होगा। इस अंदाज में हमने दुनिया में ये पहली बार किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये रौद्र रूप देखा। और उसके बाद ठेका बोर्ड ऑफ पीस का अपने दामाद को दिया। जी हाँ, और उसके बाद ये कि साहब इजराइल को जो है वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा, उसकी पूरी मदद की जाएगी। और गजा में आज भी लोग तड़प रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो एड जानी थी वो नहीं उनको मिल पा रही है, और बुरा हाल है। लेकिन इस बीच में अब ईरान को तबाह करने का उन्होंने ठेका ले लिया। अब इसमें उनके कई जो है ना, एक तीर से कई निशाने लग रहे हैं। एक तो विद इन अरब वर्ल्ड जो मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो सकता है, शिया सुन्नी को अभी छोड़ ही दीजिए, उसमें ये हो गया कि अब ईरान जो है वो कतर पर भी हमले कर रहा है, UAE पर भी कर रहा है, सऊदी अरब पर भी कर रहा है, कुवैत पर भी कर रहा है। तो जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, लगभग तीसरी आलमी जंग जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो तो बन चुका है। ये कितना खिंचेगी ये तो अब अमेरिका और इजराइल को तय करना है, क्योंकि ईरान के ऊपर तो ये लाद दी गई है। ईरान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है पीछे हटने का। वो अगर आज सीज फायर का भी ऐलान करे तब भी ये लोग उसको मानने वाले नहीं है। तो इसलिए अब उन्होंने कसम खा ली है आखिरी सांस तक लड़ने की, और वो लड़ेंगे। और उनका पिछले 50 साल का ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो कभी भी किसी भी धमकी में नहीं आए हैं। नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है, बहुत हालात ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी शटर हो गई है, उनके पास में बुनियादी सेवाएं नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं, मगर वो किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। और ट्रंप की ये डिक्टेशन मानने को तैयार नहीं है कि साहब रिजीम चेंज कर लीजिए तो हम यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने सोचा था कि जैसा वेनेजुएला में उन्होंने किया, राष्ट्रपति को वहाँ से उठा करके, और वहाँ चूं भी नहीं हुई, एक चींटी भी नहीं मरी, वैसा ही शायद ईरान में भी हो जाएगा। लेकिन ईरान से मैसेज अभी आ रहा है कि बड़ी तादाद वहाँ रिजीम चेंज के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने अपना प्लान बी बना रखा है, वही शाह रज़ा पहलवी के बेटे को वो भेजना चाहते हैं वहाँ का नया शासक बना करके, ताकि अपनी हुक्मरानी वो सीधे तौर पर कर सके। लेकिन वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं दिख रहा। शीतल जी, जो खबरें आ रही है जैसे ओमान के तेल टैंकर पर, दुबई के तेल टैंकर पर, UAE के तेल टैंकर पर हमले हुए, सही आपने कहा कि जो ये सऊदी अरब में रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है उसको लेकर खबरें हैं कि हुती ने किया या कोई सपोर्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसने किया, ईरान ने किया। अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें, लेकिन तेल टैंकर पर हमले, और इस बीच होर्मुज की खाड़ी में, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पता चल रहा है कि 200 टैंकर्स वहां फंस गए हैं, तेल की कीमतें 9-10% बढ़ रही है, और एक नया संकट विश्व के सामने होगा, क्योंकि ईरान के लिए होर्मुज को डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके मुहाने पर बैठा है, और दूसरी तरफ ओमान है जो ईरान का उस तरह से दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो मध्यस्थता करता रहा अब तक। तो एक दूसरा संकट ये है। अब मैं एक मुकम्मल व्याख्या अगर यहां से देखें कि एक तरफ ईरान का घुटने टेकने की बजाय डू और डाई की तरह, टग ऑफ वार की तरह ईरान कूदा है। अभी खबर आ रही है कि 500 से ज्यादा, जो कैलकुलेशन है, जो दावे हैं, 500 से ज्यादा ईरान में लोग मारे गए, कमांडर्स, लीडर्स जो भी है। और आपने सही कहा,
जिक्र उनका भी है कि अराफी को भी एलिमिनेट कर दिया गया। बावजूद इसके ईरान अगर इस तरह से रिटेलिएट कर रहा है तो इसको क्या अमेरिका समेट पाएगा, इजराइल समेट पाएगा? ये वेनेजुएला नहीं है। ये तो सही है कि ये वेनेजुएला नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ईरान को दिक्कत तो है, चूंकि पूरा एयर उनका स्पेस जो है इन पश्चिमी इन दोनों के मतलब अमेरिका और इजराइल के कब्जे में है, और उनको ये एक सुविधा है कि वो बिना अपना सैनिक जमीन पे उतारे, खतरे में डाले, ऊपर से हमले करके इनके लोगों को मार रहे हैं, इनकी लीडरशिप को मार रहे हैं और गलत भी निशाने लगाए हैं। जैसे 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, एक स्कूल पे मार दिया था। गांधी जी के नाम पे एक अस्पताल है तेहरान में, उस पे बमबारी हुई है। एक अस्पताल WHO का है, उसी के आसपास वाली स्ट्रीट पे, चूंकि पता नहीं किस वजह से वहां इन लोगों ने बमबारी की, जबकि माना जाता है कि इनके पास बड़ा प्रिसाइज बॉम्बिंग का सिस्टम है और इनके पास जो फील्ड पे भी मतलब मुखबिर बहुत हैं। जब जैसे इनको पता था कि किस बिल्डिंग में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं तो मार दिया, खमनई को जैसे मारा। इसके पहले भी जून में भी जब हमले किए थे तो खबरें आई थी कि बहुत, उस समय भी एक बड़ी लीडरशिप को इन्होंने साफ कर दिया था। तो यानी इनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बहुत है, टेक्निकली बहुत सुपीरियर पोजीशन में है, और ईरान के पास स्काई में लड़ने की क्षमता नहीं है। वो जमीन पे लड़ सकता है या मिसाइलों से मुकाबला कर रहा है, तो वो एक इनको थोड़ा एडवांटेज है। तो ईरान की ओर से टैक्टिकल फाइट ही होगी, जिसमें जो आपने हॉर्मुज स्ट्रेट की बात की, अभी बंद नहीं किया है ईरान ने, लेकिन बीमा कंपनियों ने, दरअसल ये धंधा बिना बीमा कंपनियों के नहीं चल सकता, तो बीमा कंपनियों ने बीमा कैंसिल कर दिए हैं 3 दिन पहले ही। लड़ाई शुरू होने के अगले दिन ही उन्होंने कर दिया था, एक टैंकर पे एक गोलाबारी के बाद। तो इंश्योरेंस न होने से इस धंधे पर तो असर पड़ गया है, ये रोज बढ़ेगा इसका दाम। युद्ध जितने दिन चलेगा ये 20-25% बढ़ सकता है, बढ़ता हुआ मिल भी रहा है। और जो शेयर मार्केट है उसमें टूट फाट होगी। और दूसरे, इन देशों में जो फ्लाइट्स आना बंद हो गई हैं, सारे गल्फ में करीब 9-10 देशों में अब किसी किस्म की फ्लाइट ना आ रही, ना उधर से कोई फ्लाइट जा रही है। 400 के आसपास इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। जी। तो उससे क्या होता है कि रूट बदलने से भी फ्लाइट्स जो चल रही होती है अंतर्राष्ट्रीय, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये चीजें ऐसी हैं जिस पे दुनिया भर को बोझ होता है। और तेल की कीमतें अगर बढ़ेंगी, और हमारे साथ ये है कि हमारे 90 लाख लोग जो हैं इन देशों में रहते हैं, खाड़ी के देशों में, जो अपने मनी ऑर्डर भेज के घर की इकोनॉमी चलाते हैं, और हमारी जो रेमिटेंस 140 बिलियन का है जो प्रतिवर्ष बढ़ता है, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा रोल है। और इस रोल में जाहिर है कि इस तरह की हालत आने में चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। बहुत से यात्री फंसे हुए हैं दुबई वगैरह में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दुबई को फ़ोन किया, उसमें भी यही कहा कि हमारे लोगों को देखभाल करिएगा, और वहाँ वैसे वो लोग बड़े ढंग से उसको सबको देख रहे हैं। हमारे हवाई अड्डों पर तो शिकायतें आ रही हैं, लेकिन वहाँ वो स्थिति नहीं है। तो कुल मिला जुला के इससे अर्थव्यवस्था पर दुनिया भर की भारी असर पड़ेगा। ईरान की टैक्टिक्स यही है कि इसके दबाव में दुनिया कहने लगे कि ये लड़ाई वड़ाई बंद करिए, बात करिए, जो सब कहना, ज्यादातर देश यही कह रहे हैं, यूरोप के देश भी कह रहे हैं, भारत भी जो साफ साफ नहीं है, बल्कि उसने नेतन्याहू से बात की है और दुबई के शेख से बात की है, प्रधानमंत्री ने हमारे, वो भी जनरल बयान में यही बात कह रहा है। तो ये एक प्रेशर बनने की बात है। उधर अमेरिका में जो उनके जनरल्स हैं, पेंटागन जो है वो ट्रंप से असहमत है। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। मतलब कई जनरल्स ने ट्रंप के इस अभियान से असहमति जताई है। तो ये हो सकता है कि ये चीज भी उसके भी कारण हो, और ये सब चीजें 2-4 दिन अगर और चला युद्ध, तो इस युद्ध में कोई दूसरी दिशा को ले सके। अब देखते हैं कि ईरान की टैक्टिक्स यही होगी कि ये लंबा चले, और इसमें जो है जो आर्थिक आधार है उस पर चोट हो। जैसे अमेजन पर हमला हुआ है, अमेजन के सेंटर पर दुबई में, तो उससे हालांकि बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन ये हुआ कि उससे अब ये लोग दूसरा विचार करने लगेंगे कि इन क्षेत्रों से अपने धंधे पानी को समेटा जाए, यहाँ असुरक्षा है। तो ये जाना यहाँ की सबकी इकोनॉमी के लिए बवाल होगा। और ये लोग चूंकि इनके जो शासक हैं, जितने यूएई के हैं और सऊदी अरब वगैरह के हैं, ये सब लोग अमेरिका की ही गोद में है एक्चुअली, बहुत लंबे समय। इन सब के यहाँ अमेरिका के सैनिक अड्डे भी हैं। ईरान के चारों तरफ नक्शा देखिए तो बिल्कुल सैनिक अड्डों से भरा हुआ है, जो सब खाड़ी के देशों में है और सब अमेरिका के साथ है। तो यही सुविधा है एक्चुअली। यहाँ इजराइल को मनमानी करने में जो सुविधा होती है,
इसीलिए वो हर युद्ध में अमेरिका को घसीटता है कि अमेरिका की सैनिक प्रेजेंस इस इलाके में भयानक है, और ईरान जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक सवाल बीच में पूछ रहा हूँ शीतल जी, जैसे अभी खबर आ रही है, कुछ देर पहले की होगी, मैं किसी चैनल पर ब्रेकिंग देख रहा हूँ कि पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति से बात की। चाइना और रसिया पहले भी इस अमेरिकी हमले की एक तरह से का विरोध या मुखालफत कर चुका है। अब मिडिल ईस्ट में जिस तरह से ये पसर रहा है मामला, उसके बाद पुतिन का इस तरह से यूएई के हेड ऑफ स्टेट से बात करना, चाइना और रसिया किसी ढंग से इंगेज अगर हो गया तब तो ये लड़ाई किसी दूसरी दिशा में जाएगी, लेकिन उसके प्रेशर से भी सही, क्या अमेरिका इस युद्ध को समेटने के लिए मजबूर हो सकता है क्या? नहीं, चाइना और रशिया यही कोशिश करेंगे ईरान की मदद के लिए। कुछ तो हार्डवेयर में मदद वो करते हैं, युद्ध के दौरान किस तरह से कर रहे होंगे हम लोगों को नहीं पता चलेगा कभी। हाँ, टेक्नोलॉजी, सर्विलांस। हाँ, चाइना की मदद वो जो अमेरिकी हवाई अड्डे पे पहले दिन जो हमला हुआ था उनके 5वें नेवल बेस पर, तो ऐसी मिसाइलों को सैटेलाइट सपोर्ट देना पड़ता है इंफॉर्मेशन का, कि वो सुरक्षा के जो उपकरण होते हैं उनको मतलब उनको वैसिलेट करके और मोर्चे तक पहुंच जाए। तो उसमें नेविगेशन का जो काम होता है, जैसा उसकी व्यवस्था सिर्फ अमेरिका के पास है, और चीन ने अभी अभी विकसित की है, एक हद तक, पूरी नहीं की है, शायद अगले साल उसकी पूरी हो जाएगी। उसमें 30,000 जिसका कहा गया, जिसका इस्तेमाल चीन ने भारत के खिलाफ भी किया था, पाकिस्तान के साथ, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए किया था कहा जाता है, और वैसा ही इस्तेमाल कहा जाता है कि जो 5वें उनके उस पर नेवल फ्लीट पे जो हमला हुआ है, वो बहरीन में वाला, वो हमला उसी तरह के नेविगेशन सपोर्ट से संभव था और वो हुआ है। तो इस तरह का होगा, लेकिन वो ओपनली नहीं कहेंगे कि हम इसमें हैं, क्योंकि उनके ओपनली कहते ये थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन हो जाएगी, और वो सिचुएशन से अभी वो लोग अपने को बचाना चाहेंगे। चीन तो बचाना ही चाहता है, क्योंकि चीन की जो अपनी रणनीति है लॉन्ग टर्म है, उसमें यह है कि हमें 5-7 साल उनको हाई एंड टेक्नोलॉजी में अभी और काम करने की जरूरत है, तब वो अमेरिका को उस एरिया में भी या तो कॉम्पीट करेंगे या पछाड़ देंगे, और तब वो अमेरिका उस हालत में नहीं रह जाएगा कि वो जहां चीन हो वहां वो पंगे करे। और अभी जो जैसा अमेरिका के पक्ष में है ये बात कि उन्होंने दक्षिण अमेरिका में एक राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, उठा के उसके घर में से अपने यहाँ जेल में डाल दिया। ये लोग भी वहाँ हैं, लेकिन वहाँ ये उसमें बहुत रोकथाम नहीं करने की हालत में है। वेनेजुएला में भी चीन और रूस दोनों थे। क्यूबा पे खतरा है, मैक्सिको और वो क्या नाम है कोलंबिया, उनके राष्ट्रपति वगैरह मतलब अपना स्टैंड ले ही चुके हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति बनते ही रहते हैं। तो लैटिन अमेरिका के तो सारे देश, तो अमेरिका उनको अपना हेमिस्फेयर बता रहा है, ये मतलब हमारी कॉलोनीज हैं। तो एक नए कॉलोनियल दौर में हम लोग धीरे धीरे पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसको रोकने के लिए पहले जैसे सोवियत संघ था, वो हालत चीन की आने में भी 4-5 साल टेक्नोलॉजिकली बाकी है, जैसा चीनी रणनीति के बारे में विश्लेषण करने वाले लोग कहते हैं। तो अभी ये लोग नहीं करेंगे कि इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह से उन लोगों से दबाव डलवाएं जिनके आर्थिक नुकसान हो रहे हैं। तो दुबई से रूस की बात यही हुई होगी, क्योंकि रूस के लोगों का बहुत सारा पैसा आजकल दुबई में है। जब से बैंकिंग ये झगड़ा हुआ है यूक्रेन और उसका, तो रूसी जो है चूंकि डॉलर में व्यापार नहीं कर पाते, तो वो सारा व्यापार ज्यादातर अरब मुद्रा में हो रहा है या चीनी मुद्रा में हो रहा है। तो इसकी वजह से अच्छा खासा पैसा दुबई के बैंकों में रूस से आया है। एक वो लीवरेज है, और दूसरे एक जनरल पड़ोसी होने के नाते, और वो सब हो रहा होगा कि भाई आप लोग बोलिए नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये सब कुछ हो रहा होगा, जाहिर है ये सब इंटरनेशनल चीजें होंगी, और जितना संभव होगा हार्डवेयर वगैरह की मदद होगी। ये मिसाइलों का जो प्रोग्राम दुनिया में अमेरिका के जवाब में, चाहे भारत में हुआ हो, चाहे ईरान में हुआ हो या कहीं पे, तो रूस ने ही मदद सबको की है। सबसे पहले तो रूस के ही पास ये सब था, और अब बहुत सारे देशों के पास है। चीन के पास भी रूस से ही आया है। तो रूस इन मामलों में, मतलब रूस जो सोवियत संघ था, उसने तो बहुत चीजों में रिसर्च करके अपने को बराबर कर ही लिया था, और एटॉमिक फोर्स के तौर पर तो वो बराबर है ही है। इसी वजह से उसका अस्तित्व बचा है, तो निपट ही जाता। एक सवाल और शीतल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुर्बान अली, जो देखिए अभी 2-3 घंटे से जो मैं खबरें देख रहा हूं जिसमें इसका जिक्र हो रहा है, क्योंकि ईरान के पास 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, उसमें हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइलें हैं। अब तक
इस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, कहा जा रहा है अब वो सुपरसोनिक मिसाइलें भी इस्तेमाल ईरान कर रहा है या करने के लिए सोच रहा है, या इजराइल की शहरों की तरफ दागे गए। वार के समय में बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती है जिसको कई बार पुख्ता तौर पर कह पाना मुश्किल होता है। सही कहा शीतल जी ने। एक बार दर्शकों को बता दूं कि ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है उसको लेकर कहा जा रहा है कि हुती का अटैक है या ड्रोन अटैक है। उसी तरह से कुवैत में जो 3 फाइटर जेट गिरे हैं, अमेरिका का कहना है कि कुवैत ने फ्रेंडली फायर में वो 3 फाइटर जेट मार गिराए हैं या गिर गया है, हमारे पायलट सुरक्षित है। दूसरी तरफ कुछ पहलू ये है, कहा जा रहा है कि ईरानी हमले की वजह से क्रैश हुआ, जो भी हुआ। लेकिन ईरानी अटैक की जब बात कर रहे हैं, मिसाइल और ये, तो एक पहलू तो ये भी हो सकता है कुर्बान जी कि जब तक इसमें देश या अमेरिका पर दबाव ऐसा न बने कि युद्ध को समेटो, तब तक आप मिसाइल दागे, कुछ नुकसान होगा यहाँ वहां। लेकिन जैसा शीतल जी कह रहे हैं और हम सब लोग मान रहे हैं कि एयर स्पेस पर कब्जा है इजराइल और अमेरिका का, एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं, तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, लेकिन आखिरकार अमेरिका और इजराइल में काम हो सकता है। देखिए अजीत जी, ईरान को अपने बारे में कोई मुगालता नहीं है। उसे मालूम है कि वो किस हद तक लड़ सकता है, कितने दिन लड़ सकता है। लेकिन जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है अमेरिका, इजराइल और उनके मित्र देशों का, वो कहीं कई गुना ज़्यादा होगा और उसके बारे में सोचने का काम इन लोगों को करना पड़ेगा, ना कि ईरान को। ईरान को तो अब मालूम है कि हम तो अब फाइट टू फिनिश है, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, हमारे हर तरह से हमको तबाह बर्बाद करने की कोशिश है। तो अब वो कोई मुरव्वत दिखाने वाला नहीं है। वो अरब देशों के साथ भी कोई मुरव्वत नहीं दिखा रहा है और जहाँ जहाँ जितना नुकसान कर सकता है वो करेगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आखिर है कहाँ, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। और उसमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी हमारा देश, उसने तो ऐसी खामोशी और ऐसी बेशर्मी तारी कर रखी है अपने ऊपर कि उसका कोई रोल ही नहीं रह गया है। और बल्कि ये एक तरह से देखने को मिल रहा है कि अभी 3 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री वहाँ नेतन्याहू से बगलगीर होकर के आए हैं और इजराइल की पीठ थपथपा के आए हैं। और हमारी जो एक लाइन महात्मा गांधी के ज़माने से थी 1938 से लेकर के आज तक, प्रो फलस्तीन और इजराइल के खिलाफ, वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं है, यानी 4 दिन हो गए जंग को। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है आमतौर पर जब कभी कोई हमला होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, पता ही नहीं है। यूएन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं मालूम है। और उसको सबको मालूम है कि भाई ट्रंप दादा ने कह दिया है कि साहब खबरदार, और हमारे पैसे से तो तुम काम करते हो, इसलिए हम तो तुम्हें एक पैसा नहीं देंगे। तो वो सब जो है बिल्कुल दम बखुद होकर के अपने घरों में बैठे हुए हैं। अब जिसको कहते हैं कि इस जंग का खुदा ही मालिक है, क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने जंग शुरू की है उन्हें ही ये कॉल लेना पड़ेगा कि वो आखिर इस जंग को किस हद तक ले जाएंगे। उसमें अर्थव्यवस्था का मामला जैसा कहा गया अभी, वो ज़्यादा आएगा, या कोलेटरल डैमेज और ज़्यादा होगा, या और अरब वर्ल्ड की नुकसानात होंगे जैसे आरामको में हुआ है। इस तरह की अगर कोई 2-4 बड़े मेजर चीज़ें हो गई तो आप समझिए कि दुबई के लिए टिका रह पाना मुश्किल हो जाएगा। अबू धाबी, दुबई, कुवैत, कतर, और कतर तो सबसे बड़े निशाने पर है, क्योंकि अगर वहाँ सही तरीके से ईरान ने कोई अटैक कर दिया, और जो कि जिसकी संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि मरता क्या ना करता वाली स्थिति में है अब, इसलिए उससे किसी तरह की मुरव्वत की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया के तमाम बड़े देशों, ये सिर्फ मामला चीन और रूस तक सीमित नहीं है। फ्रांस क्या कर रहा है, जर्मनी क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है। इराक युद्ध हो रहा था तो तब सारे देश इन्वॉल्व थे, सारे जगह प्रदर्शन हो रहे थे। अभी अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ जैसे गजा को लेकर के प्रदर्शन हुए थे, वैसे प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहे। तो मुझे लग रहा है कि आम लोग जो हैं वो उन सबके ऊपर या तो कोई दहशततारी हो गई या वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वरना तो क्या मतलब था कि इतनी बड़ी घटना हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध वर्चुअली शुरू हो जाए और पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई। भारत के कुछ हिस्सों में अब उसको रंग दे दिया जाता है कि साहब ये तो शिया कर रहे हैं। शिया और सुन्नी का सवाल नहीं है।
अलीगढ़, लखनऊ, कश्मीर और दक्षिण के कई शहरों में, हैदराबाद में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और हमारा मीडिया तो उसको रिपोर्ट करता ही नहीं है। लेकिन जो बाकी दुनिया में होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं, इस पे मुझे हैरत हो रही है। और वो क्यों नहीं हो रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है। आखिरी क्लोजिंग रिमार्क शीतल जी, भारत के संदर्भ में देखिए, कांग्रेस ने सख्त प्रतिक्रिया जताई खामेनेई की किलिंग के बाद और इजरायली अमेरिकी हमले के बाद, और बहुत सारे जो इस तरह के लोग हैं जो ईरान और भारत के संदर्भों का जिक्र करते हुए नेहरू काल से लेकर और हाल के वर्षों तक, और उस लिहाज से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम ईरान की संप्रभुता पर अगर अमेरिका ने, इजराइल ने हमला बोला है और वहां के सुप्रीम लीडर जो वहां के लिए हेड ऑफ द स्टेट है उनकी सीधे सीधे किलिंग की है, तो भारत बयान के हिसाब से रस्म अदायगी भी तो करे कि किसी संप्रभु देश पर इस तरह के हमले के हम पक्ष में नहीं है, लेकिन भारत की चुप्पी है। इसको कैसे देखते हैं, या यही जरूरी है भारत के लिए? देखिए, भारत की नीतियों का अब विमर्श से निर्धारण नहीं हो रहा है, न संसद में, और हम इतने तो प्राइवी हैं कि कैबिनेट में भी कोई बात नहीं होती और किसी कैबिनेट में ये तय नहीं हुआ है। ये मोदी जी की निजी राय है और उन्होंने पूरी हमारी विदेश नीति को उल्टा खड़ा कर दिया है। अभी पिछले साल ही या पिछले साल के पिछले राष्ट्रपति जब वहाँ के दिवंगत हुए थे ईरान के, तो हमने एक दिन का राष्ट्रीय शोक किया था। आज उनके सर्वोच्च नेता की हत्या हुई है और भारत की ओर से एक लाइन की टिप्पणी तक नहीं है। ये जो परिवर्तन हुआ है एक साल में खुद मोदी जी के द्वारा, मोदी जी जब 16 में ईरान गए थे, उस समय का उनका अगर भाषण सुने तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ईरान की वो तारीफें कर रहे थे और चाबहार पर उन्होंने जो इंटरव्यू दे रखे थे, और हमने $120 मिलियन चाबहार में अभी पिछले साल रिलीज किया है ईरान को उपकरण खरीदने। मैंने वो यात्रा कवर की थी और मैं तेहरान में था जब हमारे प्रधानमंत्री फारसी के शेर पढ़ रहे थे। बताइए, तो ये जो मतलब समरसाल्ट किया है नीति का, ये कहीं हमारे मतलब लोकतांत्रिक देश में ये सब इतना बड़ा फर्क लाने के लिए तो बड़ी आपस में बातचीत की जाती है। कम से कम अपनी पार्टी में ही बात करते, अटल जी का या सबका, और आपका खुद का अपना पुराना इंस्टेंस क्या था, और एकाएक आप 27 को इजराइल से लौटते हैं, 28 को ईरान पे हमला होता है और इजराइल ही शुरू करता है। तो ये सब कमाल हो रहा है। दुनिया में आप ही हैं जो उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं इस समय, जिसके खिलाफ 177 यूएन रेजोल्यूशन पास हैं दादागिरी के मामलों में, और 120 से ज्यादा। और आप नेतन्याहू से बात कर रहे हैं, यूएई के प्रिंस से बात कर रहे हैं, लेकिन आप ईरान पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, सीधे सीधे 500 लोगों को मारा गया जिसमें लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। यही मतलब, तो आप ये सब जो हुआ है ये असाधारण है, लेकिन अब हमारे देश में भी बहुत सारी चीजें असाधारण हो रही हैं। जैसे दुनिया में ट्रम्प साहब की वजह से हो रही हैं, हमारे देश में अब क्या कहा जाए जो है आप सबको पता ही है। तो ये सब कुल मिला जुला के हम एक अजीब सी स्थिति में हैं। अब ये सब खत्म हो तब इस पर सब पर बात शायद हो इस देश में, अगर हो पाए तो, वरना आखिरी कुर्बान जी, आखिरी आप भी, कि मोदी ने अपना स्टैंड तय कर लिया, घोषित तौर पर नहीं, लेकिन सीधे सीधे नेतन्याहू और अमेरिका के साथ मोदी है और ईरान के साथ नहीं है। देखिए, मैं आपको फिर याद दिलाऊं कि इराक युद्ध के दौरान जो ब्रिटानी प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, उन्हें अमेरिका का विदेश मंत्री कहा जाता था। और इसी तरह के रोल में अब हमारा भारत देश महान आ गया है हमारे प्रधानमंत्री और उनकी विदेश नीति के कारण। सिर्फ इतनी बात नहीं है, आपको याद होगा जब हिलरी क्लिंटन थी विदेश मंत्री, और उस समय वो जब भारत आई थी तो उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला था कि ईरान से हम तेल लेना बंद कर दें, और काफ़ी हद तक बंद भी कर दिया गया, जबकि सबसे सस्ता तेल हमें ईरान से मिलता है और उसका हमको डॉलर में भी नहीं करना पड़ता। वो उसके लिए हम दूसरा जो एक सिस्टम होता है कि हम उसको अनाज दे दें, हम दूसरी खाने पीने की चीज़ें दे दें, दवाएं दे दें, उसके ज़रिए से हम अपना पेमेंट कर सकते थे। लेकिन हमने अमेरिका की उन शर्तों को मान लिया क्योंकि शायद ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट हो गया, और हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना समझना बंद कर दिया है। और सिर्फ ये कि हमारी भलाई भी ट्रंप के पीछे और उनकी चरण वंदना करने में ही है, इसलिए वो सारे काम किए जाएं जो पिछले लगभग 70-80 वर्षों में इस देश ने किए थे, और उसके खिलाफ
हम जाकर के अपना एक नया कीर्तिमान खड़ा कर रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ ये बताऊं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो पहली बार भारत सरकार, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया था इसी सरकार के रहते हुए, क्योंकि वो हमारी एक लाइन थी और आमतौर पे विदेश नीतियां सरकार बदलने से नहीं बदली जाती हैं, वो एक कॉन्स्टेंटली रहती है और उसमें ये देखा जाता है कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। ये नेहरू के ज़माने की जो विदेश नीति थी वो सिर्फ इसलिए नहीं थी कि जनता पार्टी आ जाए और बीजेपी आ जाए या देवेगौड़ा की सरकार बन जाए, गुजराल की सरकार बन जाए, वो अपनी विदेश नीति अलग करेंगे, बल्कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या करता। अमेरिका अपना कोई भी काम अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं करता, चीन और रूस भी नहीं करते, फिर हमारे ऊपर ऐसा क्या दबाव है कि हम उसको बोलने के लिए तैयार नहीं है और घाटे का सौदा कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा रूस से तेल लेना बंद कर दो, हमने आधा कर दिया, तकरीबन बंद कर दिया। अब उसका संकट हमें झेलना पड़ेगा। हमारे पास में दूसरा प्लान बी क्या होगा ऐसी सूरत में जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी और क्राइसिस होगा तो हम कहाँ से तेल लेकर के आएंगे, किन देशों को अप्रोच करेंगे? क्या सऊदी अरब उस वक्त हमारी मदद के लिए आएगा? क्या कुवैत और इराक और ओमान और कतर हमारी मदद करेंगे? इन हालात में तो नहीं हो पाएगी। ऐसे में हमारे पास कोई प्लान बी होना चाहिए, वो नहीं है। और विदेश नीति तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। संसद का सत्र चल रहा है, उसके बावजूद एक बयान ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहा है, ना विदेश मंत्री की तरफ से आ रहा है। हमारे विदेश मंत्री आजकल क्या कर रहे हैं और कहाँ नजर आ रहे हैं, यही समझ पाना मुश्किल हो रहा है। इतना बड़ा देश, उसने अपने आप को बिल्कुल ऐसा जैसे बनाना रिपब्लिक के देश होते हैं, अपने आप को उस स्थिति में ला करके खड़ा कर लिया है। नतीजा ये है कि ना हमारी कोई हैसियत है और ना कोई वजूद रह गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब। देखते हैं, हम लोग तो दुआ करेंगे कि ये युद्ध लंबा न चले, क्योंकि ऐसी जंग, ऐसी लड़ाई और उसके खामियाजा आम लोग भी भुगतते हैं, जैसे ईरान में बच्चों ने भुगता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।